बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की काफ़ी करंट अपडेट्स इस वीक के अंदर हमें देखने को मिली। सबसे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट थी, उमर अकमल की न्यूज़ है कि जिन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अपनी अपील दायर की थी, अपनी जो सज़ा थी, उनकी 3 साल का जो बैन था उस हवाले से, उसका डिसीजन आ चुका है। उनकी जो बैन था वो तो रिड्यूस हो चुका है, साथ उनको अप्रोक्सीमेटली 42.5 लाख का फ़ाइन हो चुका है, वो उनको पे करना है और दोबारा वो पीसीबी के रिहेबिलिटेशन के अंदर आके क्रिकेट ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया वर्सेस जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है इंग्लैंड की, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और हमारी अपनी पीएसएल जो कि बहुत शानदार मुकाबले हो रहे हैं, वो भी जारी हो चुके हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है अजहर अरशद साहब को। मदर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं इरफान भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि आपकी क्रिकेट पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गहरी नज़र भी है और आप ब्रॉडकास्टर के तौर पे भी हर चीज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उमर अकमल के बैन के हवाले से। आप इसको कैसे देखते हैं? इन्होंने जो अपील की और जो डिसीजन आया, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, कोर्ट का डिसीजन है और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमारी तो कोई ज्यादा जो राय है वो इतनी उसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अब अगर एक कोर्ट ने फैसला किया है, पीसीबी का भी लीगल डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व था, तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि कोर्ट ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने उमर अकमल को ये कहा हो कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और उनको बिल्कुल ही जो है उन्होंने, आप कह लें कि स्कॉट फ्री उनको उनको ये बोला हो कि अब आप खेल सकते हैं। उन्होंने भी बोला है कि 1 साल का बैन जो है वो उमर अकमल के ऊपर रहेगा, तो सिर्फ 6 महीने उन्होंने कम किया है। तो मेरा ख्याल है कि विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के लिए। अब उमर अकमल के लिए उनको जो है ये अब सोचना होगा कि वो इतने जबरदस्त टैलेंट है और जो उन्होंने मिस्टेक्स पास्ट में की हैं वो ना करें और अपने टैलेंट को जस्टिफाई करें और अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए और पाकिस्तान के लिए उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह की आज से 10 साल पहले उनसे उम्मीद थी। अच्छा मजहर भाई, इसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए, उनका स्टांस ये था कि मैंने, जैसे हम सब जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ इंटीमेट नहीं किया था पीसीबी को। पीसीबी की बड़ी क्लियर स्टांस था कि जब भी आपको कोई अप्रोच करेगा, बुकिया होगा, कोई भी ऐसी जो इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पीसीबी। अच्छा, अब इसमें प्रेसिडेंट जो है, जो उमर अकमल का भी स्टांस था कि पहले जो कुछ लोग थे उन्होंने जब ये एक्टिविटीज़ में पाए गए तो उन पर बैन बहुत थोड़े टाइम का था। आपको भी डेफिनेटली नाम याद होंगे। तो उसमें 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ का बैन 2-3 प्लेयर्स का हमें सुनने को आया, देखने को मिला। उमर अकमल का बैन थोड़ा ज़्यादा था, तो इसकी रीज़न क्या आपको लगती है कि एक प्लेयर के साथ कुछ क्राइटेरिया रखा गया, दूसरे के साथ डिफरेंट? देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। अब अगर 90s में जो प्लेयर थे, आप देखेंगे पाकिस्तान से हटके भी जो प्लेयर्स थे, अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो उस टाइम सिर्फ फाइन होता था अगर आप जी। फेलियर टू रिपोर्ट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बैन्स को ज्यादा किया जाता है ताकि प्लेयर्स को एक तंबी हो कि भाई आपने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। तो पहले जब लास्ट टाइम पीसीबी ने कुछ प्लेयर्स को 3 महीने के लिए और 6 महीने के लिए बैन किया था फेलियर टू रिपोर्ट के ऊपर, हम्म। तो उनको शायद ये लगा कि भाई ये तो प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही कि ये कितना एक सवियर किस्म का क्राइम है। तो शायद वो एक एक बेटर एग्जांपल सेट करने के लिए पीसीबी ने जो है वो इस बार एक बड़ी पनिशमेंट दी थी। जो ऑब्वियसली डिटरेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मैल प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, दूसरा भी है कि उनका बैन तो 1 साल की जो उनका जो पीरियड था पनिशमेंट का, वो कम करके 1 ईयर कर दी, जो कि ऑलमोस्ट फरवरी में, 20 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है। अब पीसीबी का कहना ये है कि वो रिहेबिलिटेशन के अंदर आके अपना वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर वो क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं और ओबियसली उनको ही हैज़ टू पे द फाइन। तो आप क्या देखते हैं कि उमर अकमल के अंदर अभी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे वो कोयटा के साथ थे और उनकी परफॉर्मेंस के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे, जो कि कोयटा सफ़र भी कर रही है उनके ना होने से, तो उनको फ्यूचर में कैसे देखते हैं अब आप? देखिए, उमर अकमल अभी भी यंग है, कोई ज्यादा उनकी एज नहीं हुई और अब तो हम देख रहे हैं कि टी20 क्रिकेट में तो आपके जो 40 ईयर के जो प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें, आप मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस देख लें, इसी तरह आप अभी वेस्ट इंडीज के जो क्रिस गेल हैं उनको देख लें। तो उमर अकमल तो अगर आप इनको इनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत यंग है, उनके पास अभी जी। बहुत ज्यादा टाइम है। और पहले इरफान भाई ऐसे होता था, आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी। जी। आपने अगर खेलना है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन अब तो दुनिया में जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है, प्लेयर्स के पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके परफॉर्म करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई मैं अभी भी जो है एक अच्छा प्लेयर हूं। तो ये उमर अकमल के लिए ऑब्वियसली, कोयटा के साथ भी वो थे, अब ऑब्वियसली अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्यूचर में भी उनको पीएसएल में चांस मिलेगा, फिर वहां से अल्टीमेटली वो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं, दुनिया की दूसरी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जा सकते हैं। तो नो डाउट अभी उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है
और जिस तरह का उनमें पोटेंशियल, आई होप कि वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई करेंगे और हमें फ्यूचर में अच्छा खेलते हुए भी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल मदर भाई। अच्छा, मैं आप कुछ बात करना चाहूँगा टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। जैसे अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, इंडिया 2-1 से लीड कर चुका है। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये जो देखने में नज़र आ रही है कि टेस्ट मैच अगर 2 दिन में ख़त्म होगा तो टेस्ट की जो ब्यूटी है, जो क्रिश्मा है, जो उसकी का लेवल है, वो अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्रिकेट को डेंट करेगी। अब उसमें ये है कि हम बड़ा रिसेंट पास्ट के अंदर तो बड़ा ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को नज़र आया कि जो भी टीम है वो अपनी डोमेस्टिक होम सीरीज़ के अंदर बड़े इजीली सीरीज़ जीत जाती है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि क्रिकेट का इंटरेस्ट लोगों में ख़त्म होता जा रहा है। ऑब्वियसली होम टीम को एडवांटेजेस होने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी पिच प्रिपेयर कर दी जाएगी जिसका डिसीजन ख़ास तौर पे 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा, तो वो क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए पिचेस के स्टैंडर्ड के लिहाज से, या आईसीसी को ही पिचेस उनके क्रिएटर आए और वही पिचेस को प्रिपेयर करें ताकि एटलीस्ट ये जो एक गेम है वो कोई अच्छा कंपटीशन हेल्दी देखने को मिले? उस पर क्या आपका स्टांस है? देखिए इरफान भाई, पहले तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारा जो पिच के ऊपर जितने भी ये जो रिएक्शन आया, ये थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। यहाँ अच्छा, तो हो कि हर मैच ही 2 दिन में खत्म हो रहा है तो हम इसके ऊपर बात करते हुए अच्छा लगते भी हैं। ठीक है। मतलब कि सालों के बाद ऐसे होता है कि कोई एक टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया। मतलब कि लास्ट जो टेस्ट मैच दो कंपेटिटिव टीम्स के दरमियान जो 2 दिन में खत्म हुआ था, वो आज से 19 साल पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का शारजा में मैच जी। था, जो कि 2 दिन में खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। कुछ मैचेस हुए हैं लेकिन उसमें जिम्बाब्वे या अफगानिस्तान जैसी टीम इन्वॉल्व थी जो कि थोड़ी सी वीक जी। ऑपोजिशन होती हैं। तो ये एक बहुत रेयर इंस्टेंस था जो कि हुआ है। और फिर दूसरा हमें ये देखना होगा कि क्रिकेट में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ पिच एक वेरिएबल नहीं होता। आपकी इसमें बॉल डिफरेंट थी, पिंक बॉल थी, उसके ऊपर कई प्लेयर्स का ये कहना है कि उसके ऊपर जो उसकी शाइन थी या जो उसके ऊपर जो उसका लेकर था वो काफी देर तक रहा, और उससे जो है वो स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा असिस्टेंस मिली या कुछ जो भी मतलब कि आप देखेंगे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं। तो हम ठीक। सिर्फ पिच के ऊपर उसको उसको हम नहीं कर सकते जज। इंग्लैंड की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, मतलब कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में एक स्पिनर के साथ खेल रहा था और इंडिया की टीम 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही थी। तो वो इस मिस्टेक को कोई भी जो है वो उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। ठीक। सारे लोग पिच को ब्लेम कर रहे हैं। इवन जो और रूट मैं ने 5 पाकिस्तान आउट में, कर दिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है हाँ कि जो रूट ने भी, जी, जो आप पार्ट तो टाइम बॉलर देखें है। कि उनके उनसे टीम सिलेक्शन में मिस्टेक हुई है। हम्म। और फिर मैं मतलब कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि अगर कोई चीज इंडिया के अगेंस्ट जा रही है तो आप उसको सपोर्ट करें। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आज आप ये कह देते हैं कि ये पिच ठीक नहीं थी और टर्निंग विकेट नहीं होनी चाहिए, कल को इंग्लैंड पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान भी अगर इस तरह की पिच बनाता है और इस तरह होता रहा है। हम्म। आप जो अबू धाबी में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था जिसमें इंग्लैंड 72 के ऊपर आउट हो गया था, तो उसके ऊपर भी देखेंगे काफी ज्यादा टर्न था, इवन दो कि वो पहले दिन से ऐसी ऐसी विकेट नहीं थी। तो फिर उस टाइम आप जो है वो क्या बोलेंगे? तो आपका जो एक होम एडवांटेज होता है वो हर टीम का राइट है कि वो उसको अवेल करें। और अभी हम देखें कि नेथन लॉयन ने जो आज हम्म। कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जब बॉल स्विंग हो रहा होता है और कोई टीम 50 के ऊपर आउट हो जाती है, इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड में भी जाके पिंक बॉल के ऊपर इसी तरह आउट हो गया था 50 से पहले। जी। तब तो किसी ने पिच की बात नहीं की थी, लेकिन जब टर्निंग विकेट की बात आती है तो सब लोग कहते हैं कि जी ये गलत हो रहा है। और दूसरा ये कि जहां तक बात इंग्लैंड की है, तो इस टाइम पूरी दुनिया में जो बेस्ट पिचेस बनती हैं वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को कोई नहीं कह सकता कि वो खराब विकेट्स हैं। जी। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का रिसेंट रिकॉर्ड देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके जो लास्ट 10 टेस्ट मैचेस हैं उनमें से 9 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड हारा है। तो वो तो खराब विकेट्स नहीं थी। और एक मैच जो इंग्लैंड ने ड्रॉ किया था, इंटरेस्टिंगली आईसीसी ने उस पिच को पुअर कहा था कि उसके ऊपर बैट और बॉल का बैलेंस नहीं था और बहुत ज्यादा वो बैटिंग ओरिएंटेड विकेट थी और मैच ड्रॉ हो गया था मेलबर्न में 2018 में। जी। तो मतलब कि अच्छी विकेट्स के ऊपर भी इंग्लैंड हारा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज्यादा ब्लेम देना चाहिए पिच को। इंग्लैंड को ये सोचना चाहिए कि वो ये मैच क्यों हारा है, जहां पे कितना टर्न हो रहा था तो उन्होंने एक फास्ट बॉलर क्यों खिलाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बात टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से करना चाहूँगा। कोविड की वजह से कुछ मैचेस को कर्टेल कर दिया गया और अभी जो मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका और समहाउ ये लगता है कि इंडिया भी फाइनल उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये मैचेस को कंप्लीट करना चाहिए था, फाइनल को डिले के साथ करवा लिया जाता, तमाम सीरीज़ कंप्लीट हो जाती, या इसी तरह ही पॉसिबल था जो जो सिनेरियो सर्कमस्टांसेस के अंदर मैचेस को कम करके और पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर फाइनल कराना जो इस साल होने जा रहा है? देखें इरफान भाई, इस टाइम एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है पूरी दुनिया में कि जो टीम्स हैं उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल होता जा रहा है। आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कोई ज्यादा इश्यूज नहीं थे, उन्होंने अभी पाकिस्तान को भी होस्ट करना है, उससे पहले उन्होंने श्रीलंका को होस्ट किया, उन्होंने इंग्लैंड को होस्ट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी जाने से इनकार कर दिया। ठीक। तो इसके अंदर आई डोंट थिंक कि आईसीसी को ज्यादा कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो डिसीजन होता है ये मेंबर बोर्ड्स का होता है। ये मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमने कितने मैचेस खेलने हैं, कब सीरीज खेलनी है।
तो मेरा ख्याल है कि इस सारे सिनेरियो में जबकि सीरीज पोस्टपोन हो रही थी, तो बेस्ट जो फॉर्मूला था वो यही था कि ठीक। आप परसेंटेज पॉइंट्स के साथ जाते। आई डोंट इससे ये चीज इससे बेहतर जो है वो हो सकती थी। और मेरा ख्याल है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसका फाइनल होना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया को पता चले कि टेस्ट क्रिकेट की एक इंपॉर्टेंस है और हमें ये चैंपियनशिप आगे फ्यूचर में भी चाहिए होगी। तो लेट्स से अभी क्या होता है। आई थिंक ये जो लास्ट टेस्ट मैच है काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड ये मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर अच्छा। ड्रॉ होता है या इंडिया जीतता है तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है वो फाइनल होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी ने ये जो फॉर्मूला बनाया था परसेंटेज का, आई थिंक के करंट सिनेरियो में ये उनका एक बेस्ट डिसीजन था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ अब T20 के हवाले से बात कर लेते हैं, रादर देन हम पहले पीएसएल की तरफ आए। मैं थोड़ी सी बात न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ जारी है उस पर करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम हो रही हैं। ख़ासतौर पे न्यूजीलैंड की बात करें, जिस तरह वो वर्ल्ड कप के अंदर भी रनर अप रहे, फिर अभी जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में खेली क्रिकेट, फिर टेस्ट में जो खेली, तो न्यूजीलैंड एक प्रोमिनेंट, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खासतौर पे वाइट बॉल में बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, जो बड़ा स्कोर करने का एक सिस्टम चल पड़ा है और हमारी टीम उसमें समहाउ थोड़ा लैग कर रही है, पर्टिकुलरली वाइट बॉल के अंदर, इसको कैसे देखते हैं आपके? इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं अब, बट हमारी टीम उसमें थोड़ा सा लैग करती चली जा रही है। देखें, इशू तो है पूरी दुनिया में जो बैटिंग स्टैंडर्ड्स हैं खासतौर पर टी20 क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो इसमें इशू आ रहा है वो पावर हिटिंग का आ रहा है पिछले कोई तकरीबन 2-3 साल से। तो शायद इस वजह से हमें लगता है कि पाकिस्तान का जो है वो शायद अब इस वजह से हम ये समझते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम्स अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो क्राउड और फैंस जो हैं वो इस तरह की गेम्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं। अभी आप देखें, सिर्फ कल रात की बात है कि इस्लामाबाद की टीम 118 के ऊपर आउट जी। हो गई और पेशावर ने इजीली जो है वो टारगेट चेज कर लिया। तो वो आई डोंट थिंक कि किसी ने भी वो मैच एंजॉय किया, क्योंकि वो वन साइडेड हो गया। जी। लेकिन जब कोई टीम कोई इस तरह की पिच होती है जिसमें कि एक टीम 190 करे, जो कि हमें इस पीएसएल में देखने को मिल रहा है कि जितने भी 190s हो रहे हैं वो चेस भी हो रहे हैं, तो उसमें जो है फैंस का भी इंटरेस्ट होता है, क्राउड का भी इंटरेस्ट होता है, और मैच जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जितनी अच्छी पिच होगी मैच उतना इंटरेस्टिंग होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जो अच्छा बॉलर होगा वो जितनी मर्जी बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, वो उसके ऊपर अपने आप को जो है वो इस तरीके से आप कह लेंगे ग्रूम कर लेगा कि वो अगली जो बैटिंग टीम है उसको मुश्किलात में डाल सकता है। अभी आप देखें कि पीएसएल में हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं, लेकिन जो अच्छे बॉलर्स हैं, राशिद खान, शाहीन अफरीदी, इवन लास्ट मैच में वहाब रियाज, तो वो कहीं ना कहीं अपने वो एक इस तरह का कमबैक कर लेते होते हैं कि वो अपने आप को उस तरीके से ग्रूम करते हैं कि उन्होंने अच्छी पिचेस के ऊपर कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड में मोस्टली जो इश्यूज आता है वो सिर्फ पिचेस की वजह से नहीं आता, वहां की जो ग्राउंड डायमेंशन है वो भी काफी छोटी जी है, तो इस वजह बिल्कुल से है। हमें 210 220 देखने को मिलते हैं। वरना नॉर्मली मेरा ख्याल है कि टी20 में अगर 180 190 तक हो रहा है तो ये इसको एक अच्छी पिच जो है वो कंसिडर किया जाता अच्छा, है। मतलब भाई पीएसएल की अब बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि तमाम मैचेस अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, अभी लाहौर और कराची का मैच जारी है, तो इसमें ये बताइए कि जो टीम चेस करती चली जा रही है वो जीती चली जा रही है। चले समहाउ अगर हम इस एलिमेंट को मान भी लेते हैं कि इवनिंग के अंदर, लेट नाइट के अंदर वो उसका ड्यू फैक्टर आ जाता है, तो उस एलिमेंट की वजह से शायद ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट मैच में, कोयटा के मैच में देखा कि बॉल चेंज भी की। तो ये क्या लग रहा है कि ये ड्यू फैक्टर चले, लेकिन डेट मैच में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या रीज़न बनती चली जा रही है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो बॉलिंग पहले करती है और वो इजीली बाद में चेस करके मैच जीत जाती है? इससे इंटरेस्ट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए इरफान भाई, सब कॉन्टिनेंट में तो ये इशू रहेगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट ना सिर्फ ये पाकिस्तान में, जब पीएसएल यूएई में भी होती थी तो आप देखें कि दुबई और शारजा में भी हर टीम टॉस जीत के ऑलमोस्ट जो है वो उनकी कोशिश होती थी कि पहले बॉलिंग करें। इस्लामाबाद ने अपनी एंटायर हिस्ट्री में, ये उनका छठा पीएसएल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। वो हमेशा पहले बॉलिंग करते हैं। सरफराज ने हमेशा पीएसएल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने टॉस जीत के पहले जो है बैटिंग किया, अदरवाइज वो भी हमेशा बॉलिंग करते हैं। तो एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में ये इशू रहेगा। अभी जब आईपीएल हो रही थी यूएई में, उसमें भी हम ये देख रहे थे कि मोस्टली जो टीम्स हैं वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती थी। तो ये अब यहाँ पे एक इशू है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि काफी हैरानकुन है। मतलब कि पहले लास्ट ईयर भी पीएसएल हुई थी कराची में, लेकिन इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं था। हम फिर भी देखते थे कि कोई टीम जो जो मतलब कि जिनकी बैटिंग पहले आ रही है वो जीत जाती थी। लेकिन अभी तक जो 10 मैचेस हुए हैं उसमें ये थोड़ी सी अनयूजुअल चीज है, और अभी तक ऑनेस्टली समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हर मैच चेजिंग नहीं, जो मदर टीम भाई कर आप रही तो है। ग्राउंड में मौजूद भी होते हैं, उधर कवर भी कर रहे हैं सारे पीएसएल को, तो आपको लगता है कि ड्यू फैक्टर ज्यादा आता है नाइट नहीं जो इरफान सेकंड भाई, इनिंग्स में? नहीं इरफान भाई, उतना ड्यू फैक्टर नहीं है जितना कि हमें लाहौर में
देखने को मिलता है, क्योंकि कराची में ड्यू उतनी नहीं आती जितनी जी कि आप कह लेंगे पंजाब साइड के ऊपर आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि लास्ट ईयर भी कराची में मैचेस हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर इस तरीके से वन साइडेड नहीं हुए थे कि जो टीम चेस कर रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा बस एक अनयूजुअल चीज है, या थोड़ा सा इत्तेफाक भी हो रहा है कि जो टीम चेजेस कर रही है वो तो जीत ये रही है। आपके ख्याल तो में अभी क्या ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहे प्लेयर, खासतौर पे बॉलर्स की बात करें कि सेकंड इनिंग्स के अंदर वो मेंटली पहले ही सारे शेल में चले जाते हैं और बैट्समैन उन पे हावी हो रहे हैं? देखिए, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एक ये भी है कि आप इस चीज को ये भी ले सकते हैं कि नॉर्मली लेट्स से कि एक विकेट है, उसके ऊपर 200 रन एवरेज स्कोर है, या हम्म 200 रन उसका पार स्कोर है। लेकिन आप जो है, जो बैटिंग करने जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार हम 180 190 भी कर लेंगे तो ये काफी है, लेकिन वो हम्म बाद में पता चलता है कि ये तो 200 रन की पिच थी। ठीक और है। ऐसे हुआ है हमारे इस पीएसएल में भी 10 मैचेस हुए हैं, और मैंने 4 कैप्टन्स को ये कहते हुए सुना है कि वो 10-15 रन शॉर्ट थे। ठीक है। इसका मतलब है कि उनको भी ये पता है कि जो उन्होंने 190 की है वो वो कम है। 210 हो सकता था। जैसे एक कराची का मैच था जिसमें शर्जील खान ने सेंचुरी की, उसमें कराची का पावर प्ले में स्कोर 33 था। ऐसे तो ही अगर है। वो 33-50 होता तो वो शायद 210 रन करके वो और मैच इवन जीत जाते इस्लामाबाद का फिर। पावर प्ले के अंदर 66 था, तो बड़ा डिफरेंस था दोनों का। हाँ जी। हाँ जी, और फिर आप ये देखें जो कोयटा वाला मैच था जिसमें डेल स्टेन ने 19th ओवर में 21 रन दिए हैं, वो एक अनप्रेसिडेंट मतलब के एक मैच था कि हमें नहीं दे, बहुत कम ऐसे होता है कि डेल स्टेन जैसा बॉलर आके इतने रन खा ले। तो आई थिंक थोड़ा सा इत्तेफाक भी हुआ है कि चेजिंग टीम्स को जरा थोड़ा सा एडवांटेज रहा है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो टीम्स बैटिंग फर्स्ट कर रही हैं उनको ये सोचना होगा कि 180 190 एक अच्छा टोटल तो है, लेकिन हो सकता है इन विकेट्स के ऊपर एक अच्छा टोटल 210 या 215 है। बहुत शुक्रिया मतलब के बहुत कीमती टाइम का। होपफुली हम फ्यूचर में भी आपको ज़हमत देते रहेंगे और पीएसएल के हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, आपने मदर अरशद की गुफ्तगू सुनी। अभी प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद पीएसएल पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अब्दुल गफ़ार साहब। ये एंकर पर्सन भी हैं, क्रिकेट पे बहुत स्पेशल नज़र भी रखते हैं और पेशावर ज़ल्मी के मीडिया मैनेजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने चलें, से मिले इसके लिए। माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपका शो भी हम देखते हैं और जो क्रिकेट के ऊपर आपके एनालिसिस है वो भी सुनते रहते हैं, और अभी पेशावर ज़ल्मी के भी आप मीडिया मैनेजर हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। पीसीबी का सॉन्ग आया, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, फिर आपका जो ज़ल्मी ने भी सॉन्ग लॉन्च किया। पहले तो उस पर आपको बहुत मुबारक है, बड़ा ज़बरदस्त वो जाता जा रहा है। और आपकी जो किट इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने लॉन्च की, वो आपसे मेरी बात भी हो रही थी, वो बड़ी इनोवेशन थी। उसका ज़रा थीम कॉन्सेप्ट समझाइएगा ज़रा हमें। इरफान अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रहा है, अब तो क्राउड के साथ हो रहा है, पहले 20% 50%। तो सबसे पहले तो तमाम लोगों को इस बात की मुबारकबाद, क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज़ की हमने बड़ा इंतजार किया है। और सबसे बड़ी अच्छी अंदर की खुशी है कि हम अपने स्टेडियम को भरा हुआ देख रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा। दूसरा, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने भी ज़ल्मी के एंथम को और क्रिकेट को पसंद किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। बट इसके पीछे पूरी टीम है। हमारे चेयरमैन जावेद आफिदी साहब, फिर हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेवान अफंदी, फिर हमारी पूरी जो ज़ल्मी की मैनेजमेंट और टीम है। तो इन सब की एक बड़ी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन सब के विजन से ये चीज़ें आगे चलती हैं। और बस कोशिश ये थी इरफान भाई, इस मर्तबा के एंथम तो हमारे हर साल ही डिफरेंट स्टाइल का होता है, तो वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है सबको पसंद आया। बट हेरिटेज किट की अगर मैं बात करूं, जिसके ऊपर हमने बड़ा फोकस जी दिया इस बार, आपको पता है कि हमारी प्लेइंग किट पे भी मालम जब्बार रिजॉर्ट का लोगो मौजूद है। जी इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे भी जाने का मौका मिला। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग गए होंगे, या जो नहीं गए तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप जरूर जाएं। और ये मकसद ही यही है इस हेरिटेज किट का, मालम जब्बा को किट पे रखने का, कि अब हमारी जो लीग है ना इरफान, हम ये समझते हैं बतौर पेशावर ज़ल्मी की ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और हम अपने मुल्क की जो खूबसूरती है, सकाफत है, अच्छी चीजें हैं, उसको भी हाईलाइट करें। क्रिकेट तो हो ही गई है जी। माशाल्लाह, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हमारे मुल्क के अंदर मेहमान नवाजी की लोग तारीफ करते हैं। बट जो हमारी खूबसूरती है नॉर्दर्न एरिया की, और मालम जब्बा हो गया, फिर पेशावर के, क्योंकि हम पेशावर बेस्ड टीम है, तो हमने अपनी जो सकाफत है, जो हमारे लैंडमार्क प्लेसेस है, इस्लामिया कॉलेज, घंटा घर है, इसके अलावा दर्रा खैबर, इन सबको भी दुनिया के सामने लेकर आए हैं। टूरिज्म आपको पता है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की भी इस पर बड़ी फोकस है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और ये हेरिटेज किट इसी सिलसिले की कड़ी थी। थोड़ी सी मैं मज़ीद आपकी पेशावर ज़ल्मी पे बात करना चाहूँगा। इस दफ़ा कोच आपके डैरन समी है,
वहाब रियाज कैप्टन है, लास्ट टाइम भी कैप्टन थे, और उसके अलावा हाशिम आमला आपके साथ हैं, और प्लेयर्स भी बड़े आपके पास, बड़े ज़बरदस्त पिक है आप लोगों की। तो अभी जिस तरह विक्ट्रीज भी उन्होंने बैक टू बैक ली हैं आपकी टीम ने, तो वो पूरा टीम का एनवायरनमेंट बताइए और इनोवेशन जो लेके आते हैं आप, उन सारों का ज़रा बताइए कि टीम कैसे उसको फील कर रही है। प्लेयर तो सबसे पहले हेरिटेज किट की इरफान मैंने आपको भी वीडियो भेजी थी और बहुत खुश हैं प्लेयर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज उन्होंने पहनी। मुझे सबसे मजेदार बात लगी इरफान, जो रवि ओपारा जो कि इंटरनेशनल लीग के इस वक्त आइकॉनिक प्लेयर हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं जी। और दुनिया भर में लीग खेलते हैं। उन्होंने कहा मैंने इससे अच्छी किट आज तक नहीं देखी। उन्होंने बिल्कुल। थीम को भी बड़ा पसंद किया, उन्होंने इस किट को भी, तो ये उनका भी शुक्रिया कि उनको पसंद आई। और दूसरी बात इरफान, मैं ये जरूर कहूंगा कि टीम के मामलात पे ऑब्वियसली मैं आपको जरूर मौका दूंगा, हमारे जो प्लेयर कोचेज हैं आप उनसे भी जरूर मैं कोशिश होगी कि आपसे बात करवाऊं, तो वो इस बारे में बहुत अच्छा कमेंट करेंगे, बिकॉज दिस इज देयर डोमेन। बट मैं बीइंग अ मीडिया मैनेजर आपको ये बता सकता हूं कि कोशिश हमने की थी लीग से पहले। आपको याद है कि हमने इस बार थोड़ा सा, मोहम्मद अकरम साहब की भी विजन था कि हमारा थोड़ा सा रीबिल्डिंग प्रोसेस है, जी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हमने नए इंडक्ट किए थे। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी पिक्स थी मोहम्मद अकरम साहब की, क्योंकि अगर आपको याद हो डेविड मलान को भी पेशावर ज़ल्मी ने जी। PSL 2 में पिक किया था, जब वो ऐसा ही है। दुनिया में उस पर लीग नहीं खेलते थे। जी। बाद में वो T20 के नंबर 1 प्लेयर बने। और साकिब महमूद और रदरफोर्ड, बतौर जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, मीडिया मैनेजर की हैसियत से नहीं, कि अगेन ये पिक्स कितनी जबरदस्त प्रूव हुई, क्योंकि ऐसा ही है। रदरफोर्ड या साकिब महमूद इतने बड़े नाम अभी नहीं है दुनिया में, अभी यंग प्लेयर्स हैं, उनका आके परफॉर्म करना, इट मींस कि ये पिक्स बड़ी सोच समझ नहीं, के साकिब बड़े तो बड़े विजन मेरा से ख्याल की है गई। सबसे प्रोमिनेंट बॉलर के तौर पे नजर आ रहे हैं कि बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की हर मैच में। बिल्कुल, और मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है इरफान, कि नेशनल स्टेडियम कराची में बैठ के जब मैं बॉलिंग करते हैं, आपको देखो फास्ट बॉलर को देखने का बड़ा मजा आता है। मैंने जी। डेल स्टेन की बॉलिंग को भी एंजॉय किया। वो अलग बात है कि हमारी टीम ने बाद में वो रन्स बड़े अच्छे बना दिए उनके खिलाफ, बट इतने बड़े स्टार को देखना बड़ा मजा आया, क्योंकि जी। जब आप स्टेडियम में बैठ के देखते हैं और वो जब बात करते हैं ना कि आपकी यंग बच्चे जाके स्टेडियम में मैच देखें, छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे, थोड़े यंगस्टर्स टीनेज वाले बच्चे भी देखे जो इतने बड़े बॉलर को बॉल करता देख रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा की फैक्टर कि आपकी जो क्रिकेट के अंदर पैशन है ना, वो डबल ट्रिपल हो गया। वैसे पहले भी हम बहुत जुनूनी है माशाल्लाह, पाकिस्तानी, हमारे क्रिकेट खून में एक तरह से बसता हाँ, है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमने उसको किया है। लेकिन साकिब की मैं बॉलिंग की अगर बात करूं, यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट इरफान। उनका जो बॉलिंग एक्शन है, उनका जो रिदम बना हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि साकिब की ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है उनके कैरियर के लिहाज से भी, और जिस तरह की उनकी कंसिस्टेंसी है, जिस तरह उन्होंने एक कवर में 3 विकेटें भी हासिल की, इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने जिस तरह कोयटा वाला मैच फिनिश किया। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग लीग, आपको जी। पता है 10 दिन ऐसे 10 ही। मैचेस की लीग है। अभी हमारे 4 मैच हुए हैं, तमाम टीमें बड़ी कंपेटिटिव हैं। रेहानुल हक जो कि GM है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने बड़ा अच्छा कल ट्वीट किया, तो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद दी, लेकिन साथ उन्होंने तहरीर किया कि इतनी कंपेटिटिव लीग है कि कोई भी टीम अनडिफिटेड नहीं है। मतलब हर ऐसे ही टीम है। ने कोई ना कोई मैच हारा है। इट मींस कि इस लीग में कोई किसी को भी हरा सकता है और कोई भी टीम कभी भी परफॉर्म कर सकती है। तो टू बी ऑनेस्ट पेशावर ज़ल्मी की तो मैं बात जरूर करूंगा, परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छा, खुशी भी है। पेशावर ज़ल्मी बट में असल गफ्फार भाई मसला मैं है एक वो बात PSL करना की। चाहूँगा कि उसमें जो परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हैदर अली आपका, जिस तरह मेरा ख्याल है कि 500 सीज़न के अंदर एक ही हमें ऐसे कमोडिटी मिली जो सबसे बेस्ट बैट्समैन के तौर पर हमें नज़र आए, और जो शानदार उन्होंने बैटिंग अब दोबारा स्टार्ट की है। लेकिन मेरा मानना ये कि अभी भी उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा नीचे है, वो चौथे नंबर पे आ रहे हैं, शोएब मलिक के बाद आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो उसको थोड़ा सा नंबर 3 पे या ऊपर लाया जाए, वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जिस तरह की वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, खासतौर पे जो सामने को हिटिंग करना शुरू की है उन्होंने। मेरा ख्याल है हाशिम आमला का उसमें बड़ा हाथ है उनकी इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिहाज से, कि प्रॉपर वो बैटिंग हिटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे वो। इरफान अगेन आइडियली तो ये इस बात का जवाब यकीन तौर पर मैनेजमेंट या हाशिम या हैदर से बात की जा सकती है, बट एज अ जर्नलिस्ट मैं ये जरूर बोलूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि पेशावर ज़ल्मी ने नंबर 3 पे रेगुलर खिलाया था हैदर अली को लास्ट सीजन में, जी। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। जी। और पहले मैच भी मुझे याद पड़ रहा है कि पहला मैच भी नंबर 3 पे ही खेला, बट उनका आपने, अगर आपने देखा, थोड़ा सा कुछ अर्से से पाकिस्तान टीम में भी और बाकी जो PSL के एक आध मैच में, तो मुझे लगता है कि टीम की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, जो मुझे समझ में आता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा ऑफिशियली कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, बिकॉज ये कोच का काम है या ठीक है, कैप्टन का या खुद बिल्कुल हैदर ठीक का। है। बट देखिए एज अ जर्नलिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हैदर को अगर एक रोल दिया गया है और वहां वो परफॉर्म करना शुरू हो गए, इट मींस कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड एडजस्टमेंट, बजाय इसके कि हम नंबर 3 पे उनको खिलाते, या अगर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी, जहां नंबर 3 पे या बतौर ओपनर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई बुरा नहीं किया। अगर आप देखें तो ठीक है। उनके जो एक स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, छक्के मारने वाली, 190 का उनका स्ट्राइक रेट है, हर तीसरी बॉल पे वो बाउंड्री मार लेते हैं।
तो रदरफोर्ड के साथ जब तक स्पेशली मुझे लगता है मिलर नहीं आ रहे, जब मिलर आएंगे 1 मार्च को, तो उसके बाद जब वो अवेलेबल होंगे तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक और तगड़ा प्लेयर आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है मुझे लगता है कि टीम एनवायरनमेंट के लिए कि आपके पास चॉइसेस हैं। हैदर इज समवन जो रॉ मटेरियल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, अल्लाह ताला उनको नजर न लगाए, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ यंग प्लेयर आते हैं तो जरा लंबा जी जी चलना जी जी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम इसको एंजॉय करें। और हैदर के ऊपर ऑब्वियसली इस पे जो बेहतर कमेंट है, आपने मुझे ये जो सवाल पूछा है, मैं जरूर आपको इसका जवाब या तो अरेंज करके दे दूंगा, या हमारे कोचेस जरूर इस बारे में आप तक मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा जी कि ठीक उनकी है। क्या राय है। बट मेरी अपनी इंडिविजुअल राय ये है कि अगर हैदर ने किसी एक जगह, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो रहा था, वो कि वहां भी वो अच्छा कर चुके हैं, बट अगर वो पीछे आके रन करना शुरू हुए, कंट्रीब्यूट किया, कल भी प्रेशर को ईज किया, उस दिन शुएब मलिक के साथ मैच मिला के मैच फिनिश किया। जी और आखिरी बात मैं अगर हैदर में बोलूं कि सबसे बड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी है कि शुएब मलिक 20 साल से खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी हैं या नहीं है, लेकिन वो हैदर को गाइड कर रहे थे। जी फिर मैंने देखा हसनैन को डेल स्टेन के साथ नई बॉल शेयर करने का मौका मिला। तो बिल्कुल ये है असल पाकिस्तान सुपर लीग, जहां से हमारे यंगस्टर्स को एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, प्रेशर बहुत है। आप देख लेना हर रोज टीवी शोज हो रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, इस लीग की एक बहुत बड़ी हाइप बनती है पाकिस्तान के मैचेस से भी बिल्कुल। ज्यादा। तो प्लेयर्स को यहाँ जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसका कोई जो है वो मोल नहीं है। गफ्फार भाई, एक मजीद मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी इस पीएसएल में नज़र आती जा रही है वो ये है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है और इजीली बाद में चेज़ करती चली जा रही है। इसमें अभी मेरी मज़र अरशद से भी बात हो रही थी, वो भी उधर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि ड्यू फैक्टर सेकंड मैच में थोड़ा आ जाता है। तो क्या इसमें करना चाहिए कि क्या टाइमिंग को थोड़ा पहले कर ली जाए, क्योंकि ओबियसली इसमें इंटरेस्ट एक दो चीज़ें हैं। पॉजिटिव बात करें तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि वी आर नॉट गुड चेजर एज ए पाकिस्तानी नेशन। हमने देखा इंटरनेशनल सर्किट पे भी, इवन पीएसएल मैचेस के अंदर भी, कि टीम का चेस का लेवल वो उतना अच्छा नहीं रहा। बट इस पीएसएल की खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो चेस करते चले जा रहे हैं। लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये आ रहा है कि इंटरेस्ट लेवल लूज हो जाता है। जो टॉस जीतता है पहले ही डिटरमिन करते चले जा रहे हैं, जी इन्होंने तो बॉलिंग करनी है, और वो बाद में इजीली चेस करके मैचेस जीत रहे हैं। तो इस पर कुछ पीसीबी या टीम मैनेजमेंट कुछ देख रही है इस पे, या पहले जो खेल रही हैं उनको अपना ऐसा बैटिंग स्टाइल में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी? मेरा हैदर की जो मैं बात कर रहा था कि अब जैसे पहले शुरू के मैचेस के अंदर 140 150 होता था, फिर 170, अब 190 की रेंज में स्कोर आना शुरू हो गया। अब मुझे तो ये लग रहा है कि टीम्स को 220 230 करना पड़ेगा अगर जो पहले खेल रहा है कि किसी तरह इस चीज़ को ओवरकम करे। तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं एज ए सारे सिनेरियो को? अच्छा, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। अगर आपको याद हो कि नेशनल टी20 जब हुआ था मुल्तान पिंडी में, तो वहां जी रन्स बनना इरफान शुरू हुए थे, 200 चेस भी हुए, जी ऐसे खुशदिल ही। शाह की सेंचुरी आपको याद आ रही होगी, शेख मकसूद के वो क्लासिक 89 रन्स। तो एक चीज तो हमने देखी कि अच्छी पिचेस बनेगी ना, देखिए ये बहुत जरूरी है कि तजर्बा हासिल हो। देखिए हमने सालों से, हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, टी20 के हम बहुत बेस्ट बॉलिंग यूनिट रहे हैं, बट बैटिंग में हमने हमेशा ये बात की है कि जिस तरह आईपीएल में या दुनिया की बड़ी लीग में जो छक्के चौके लग रहे होते हैं, अगर हमारे पास भी वो चीज वापस आए। तो मुझे लगता है हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि वर्ल्ड टी20 इस साल है, और हमें, हमारे जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको शायद ये सिनेरियोस ना मिलते, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में अगर आप अच्छी बॉलिंग करें, थोड़ी सी विकेट आपको सूट करे। कल देखें हसन अली ने और जो मोहम्मद वसीम जूनियर है, अच्छा जी खासा उन्होंने पहले 6 ओवर में स्पेल किया, बहुत बिल्कुल। तगड़ी फास्ट बॉलिंग की। और पिशावर जल्मी को तो उन्होंने थोड़ा सा वहां पर जो है वो होल्ड किया रखा, रन नहीं बन रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में दो दो मैचेस पे मैं जरूर इख्तलाफ करूंगा लोगों से। मेरे ख्याल में हम ये भी जरूर देखें कि एक जो कोयटा को कराची ने आउट किया था आई थिंक 121 पे, और कल जो पिशावर ने आउट किया इस्लामाबाद की उस बैटिंग लाइन को, जो नंबर तक बैटिंग है 118 पे। जी तो इन दो मैचेस में तो यार मेरे ख्याल में बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है इन दो मैचेस में, कि आपने टीम को 120 118 पे आउट कर दिया। तो इट मींस कि आपने बड़ी तगड़ी किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट शुरू में दे दी, और आपने वहां पर ही मैच को बना लिया। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये रुझान जो है चेस वाला, मेरे ख्याल में एक आध मैच, मेरी अपनी जाती राय है, अगेन मुझे नहीं पता इसके बारे में कोचेस क्या सोच रहे हैं। देखिए है तो ये प्रोफेशनल लीग है, प्रोफेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, जी और सबको पता है कि ड्यू फैक्टर मौजूद है। तो कोई चाह के तो, इरफान अगर आप और मैं भी शायद कोचेज हों, तो हम एक्सपेरिमेंट उस पर जरूर कर लें। शायद जब हम प्ले ऑफ में पहुंच गए हैं, जब हमारी प्लेस कंफर्म हो गई है, तो फिर हम एक ऐसी चीज करें जो एक एक्सपेरिमेंटिंग हो सकती है। बट अगर हमें पता है, वो कहते हैं रिटर्न ऑन द वॉल, हमें पता है कि स्पिनर्स को या बॉलर्स को प्रॉब्लम होगी, और इसके साथ साथ नीचे जाकर जो है ड्यू फैक्टर के ऐसे मैच हार सकते हैं, अपना एडवांटेज तो कोई भी लूज नहीं करेगा ना। देखिए बिल्कुल यही ठीक। तो टॉस का कमाल है। अगर आप देखें तो अभी भारत इंग्लैंड का जो मैच हुआ, इससे पहले जितनी टेस्ट क्रिकेट हुई, अक्सर आपने देखा होगा कि पहले 1 घंटे में अगर कोई बॉलिंग साइड पहले सेशन में 4-5 आउट कर ले, तो ये टॉस फैक्टर हमेशा से रहा है। जी बट
मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में शायद एक आध जीत अगर मिल गई किसी चेजिंग टीम को, फिर लाहौर में ये लीग आ रही है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट आई थिंक अभी इस टू अर्ली टू से 34 मैचेस हैं, अभी 9 या 10 हुए हैं, उनमें से भी 2 मैचेस में 2 मरतबा टीम 120 पर आउट हुई है। तो आई थिंक बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है। और दूसरा थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे बॉलर्स को एक बात भी बोलूंगा कि हमारे बॉलर्स को भी ये अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है कि हमें चेज में अगर 190 200 चेज हो रहे हैं तो इट मींस कि हमें यॉर्कर्स भी ऐड करने अपनी आर्मरी में, हमारे पास अच्छी स्लोअर वन होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे जो है वो इसके साथ साथ जो है ना कुछ ऐसी जो है ना वो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप रोक सकें। और दूसरा जो टीमें अभी थोड़ा नीचे हैं जैसे कोयटा या मुल्तान, मुझे याद पड़ रहा है नंबर 5 नंबर 6 पर है, अगर इनके कोई ओपोनेंट अगले मैचेस में पहले बैटिंग कर रहे हैं और फिर कोयटा या मुल्तान चेस कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इनफॉर्म टीमें अगर प्रेशर सिचुएशन में आती हैं तो क्या वो भी ऐसा कर पाएंगी, जो मतलब वो क्या डिफेंड कर पाएंगी। तो आई थिंक ये भी डिटरमिन करेगा। बट इस टाइम आई थिंक ये अच्छा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और लीग में हमारे रन बन रहे हैं, जो कि फैंस बहुत पसंद करते हैं। रन 200 पे 200 हो जाए, 190 पे 190 हो जाए, फैंस इसको एंजॉय करते हैं। और आखिरी ओवर में तो मैं खुद 2-3 मैचों की फिनिश क्राउड के पास जाके मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ। आई एम टेलिंग यू ये बिल्कुल अदर स्टोरी है कॉइन की कि लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि जब रन चेस आखिर तक जाता है और एक एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपका। अच्छा, ये लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस पीएसएल को, जैसे अभी तो अर्ली डेज है बट फिर भी आपको आइडिया तो हो ही गया होगा एज ए जर्नलिस्ट कि कौन से ऐसे 2-3 प्लेयर जो लगता है कि इस पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल सर्किट को तैयार करने को रेडी हैं, जो इस पीएसएल की कह लें कि वो कमोडिटी बनते जा रहे हैं, वो कोई 2-3 नाम, और कौन सी टीम ऐसी लगती है आपको कि जो बहुत बेहतर खेल रही है बाकी टीम की निस्बत, दोनों का बताइए प्लीज। देखें प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो अगेन फास्ट बॉलर हमारे पास अच्छे आते हैं। शाहनवाज धानी है, मोहम्मद इमरान है पेशावर ज़ल्मी के, फिर अरशद इकबाल है कराची किंग, मोहम्मद वसीम इस्लामाबाद की तरफ से, मोहम्मद वसीम का मैंने पहले नाम लिया, वो तो बहुत जबरदस्त उनको फिर रोल। लेकिन कितनी की बात है कि उनको बतौर नए बॉल के बॉलर के गेन करने का मौका मिल रहा है और वो बड़े बड़े बॉलर्स को गेन कर रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैनों को। फिर हसन अली उनके साथ मौजूद है, एक बहुत अच्छा उनके लर्निंग कर्व है। ये 4-5 फास्ट बॉलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हैदर की बैटिंग देख के मजा आ रहा है। तो यंगस्टर्स आपके हैं। और बैट्समैन हैदर के अलावा आपको नया नजर आ रहा है सर्किट के अंदर, इस पीएसएल के अंदर, जो आपको लगता हो कि जिसके अंदर पूरा स्पार्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आने का? लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस वक्त अगर हम देखें जो अब तक परफॉर्मेंसेज हुई हैं तो जबरदस्ती तो मेंशन नहीं करेंगे हम किसी को कि टैलेंट परफॉर्मेंस होगी तो ऑब्वियसली वो डिस्कस हो जाएगी। साइम अयूब को भी चांस मिले, थोड़ा सा वो भी बेहतरी और कर सकते हैं। हैदर अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह बाकी फ्रेंचाइज में ऑनेस्ट की बॉलर्स ही मुझे इस पर इरफान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वो हमें हर पीएसएल में बॉलर्स तो मिलते हैं बट बैटिंग में थोड़े कम नजर आते हैं। गफ्फार भाई बहुत शुक्रिया आपकी, उम्मीद करते हैं आपकी टीम पेशावर ज़ल्मी भी अच्छा करे, आप उनके साथ एसोसिएटेड है और आप जब लाहौर आएँ तो पेशावर ज़ल्मी की किट भी हमें ज़रूर गिफ्ट करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी, गुफ्तगू भी रहेगी। नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी दोनों मेहमानों की, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।